नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोकसभा तो हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है दोस्तों जो कभी भंग नहीं हो सकता। अगर कोई कानून इसमें पास किया जाता है तो वो समझो फाइनल हो गया। और लोकसभा में अगर कोई कानून पास किया जाता है तो वो टूट भी सकता है। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जहां से नहीं टूट सकता। और दोस्तों, राज्य कोई हमारे जो सारे सवाल जवाब होंगे वो राज्यसभा के बारे में ही होंगे। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो यहाँ से आपका एग्जाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो एक नंबर तो मेरे से ही ले लेना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक जो है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं दोस्तों, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अपर हाउस क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि सबसे ऊपर का जो सदन है ये राज्यसभा होता है। यहाँ अगर कोई कानून बना दिया ना तो यहाँ से ना फैल नहीं हो सकता वो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काउंसिलिंग ऑफ स्टेटस का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा था दोस्तों? ये 1954 में पड़ा था। ध्यान से देखिए, काउंसिलिंग ऑफ स्टेटस ये याद रखना दोस्तों, ये 1954 में पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 250 मात्र। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? 245। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए होती है 35 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा कैसा सदन है दोस्तों? वो स्थायी सदन। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि क्यों कहते हैं इसको स्थायी सदन? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, नहीं बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता इसको। ये सदन ही ऐसा है। ये स्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे इसमें जो कानून इसमें पास कर दिया ना वो आपका बदला ही नहीं जा सकता। ये देखिए यहाँ पर, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण ये 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? और विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? वो होता है मात्र 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष का था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वो कर दिया गया 6 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है दोस्तों? वो करती है 4थी अनुसूची। किस सदन में सदस्य उस सदन का सदस्य नहीं होता दोस्तों? वो होता है राज्यसभा। ये सब हमारे सारे सवाल जवाब है ना, जो हर किसी का आंसर सिर्फ राज्यसभा ही आएगा। ठीक है ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना और शेयर करना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? वो कर सकता है भारत का उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है दोस्तों? वो करता है भारत का उपसभापति। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होता है दोस्तों? वो होता है मात्र 6 महीने का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई दोस्तों? वो की गई 1952 में। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है दोस्तों? किसी को नहीं है, क्योंकि भंग हो ही नहीं सकती है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना तो राष्ट्रपति को, ना उपराष्ट्रपति को, ना उच्च न्यायालय को, ना के प्रधानमंत्री को। क्योंकि यहाँ ये इसे कोई भंग नहीं कर सकता। यहाँ पर जो कानून पास किया जाता है ना, जैसे हमारा 370 का कानून तोड़ा था कश्मीर का, तो वो भी राज्यसभा में ही पेश किया गया था ताकि आगे चल के कोई तोड़ ना सके। आगे बढ़ते हैं।
ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? वो होते हैं तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सिर्फ वही बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? वह अखिल भारतीय सेवा का सृजन। आगे बढ़ते हैं। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? किसके द्वारा पारित? राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी सीमा में कार्य संसाधन न कर सके तो वह 14 दिन। दोस्तों यहां से ना एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा। राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये एक ऐसी टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया आयरलैंड के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। ऊपरी सदन के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? दोस्तों वो की जाती है मात्र 12। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो आता है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? दोस्तों वो किया गया पृथ्वीराज कपूर को। दोस्तों राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन? दोस्तों नरगिस दत्त, ये राज्यसभा के सदस्य चुनी गई थी। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक? दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? दोस्तों एस वी कृष्णमूर्ति राव। आगे बढ़ते हैं। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? दोस्तों वो है उपरोक्त सभी में, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या कोई भी ये इनमें तो है ही नहीं कि इन्हीं राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं है दोस्तों, बाकी सबके हैं। इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन है? दोस्तों वो है हरिवंश नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? दोस्तों वो करनी चाहिए उम्मीदवारों को अपने निर्वाचित क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहां से कुछ जान लेते हैं दोस्तों राज्यसभा के बारे में। उस व्यक्ति को जो राज्य असंघ क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचनों के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी है। बाद में वर्ष 2006 में उच्च न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के मामले में उसे किसी राज्य के किसी भी अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचित होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट के मामले में उसे किसी भी राज्य के किसी भी अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए और यह किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। चलो लोकसभा के बारे में कुछ और आगे जान लेते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं। लोकसभा में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक नहीं होगा जब तक कि वह अनुसूचित जाति के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में राज्य के किसी अन्य राज्य के अनुसूचित जाति के लिए किसी सदस्य का न हो और किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित न हो। और असम के सबशासी जिले में अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में
जो है असम के जनजातीय क्षेत्रों का पूजन करके उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और न ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित हो। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। असम में स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी एक का सदस्य न हो और उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिसमें ऐसा स्थान आरक्षित है जहां किसी स्वशासित जिलों को समाविष्ट करके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित हो। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। इसमें संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में वह उन अनुसूचित जनजातियों में किसी एक सदस्य का न हो उस राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचित क्षेत्र के लिए निर्वाचित न हो। सिक्किम राज्य को आवंटन करके मिले स्थान की दशा में वह सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इसके लिए निर्वाचित न हो और किसी अन्य स्थान की दशा में वह किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित हो। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहता है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोस्तों अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी यही वर्णित है कि मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने संपूर्ण जो है लोकसभा पढ़ लिया है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा और हर एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। 1 नंबर तो आपको यहाँ से बनेगा ही बनेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।